राज्यसभा में पास क्या हुआ, कुछ भड़काऊ लोगों को मिर्ची लग गई। मुंबई में पुलिस ने थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च निकाला। दूसरी तरफ मुंबई की रजा एकेडमी वाले मौलाना वक्फ बिल का विरोध करते करते जेल जाने को भी तैयार हो गए। तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हमें भीख देने के लिए खड़े हो गए हैं। मुझे एक शेर याद आता है, हाकी में वक्त सखावत ना तेरी भूलेंगे, हाकी में वक्त सखावत ना तेरी भूलेंगे, हमी को लूट के खैरात देता है। हमें प्राइम मिनिस्टर से कोई राशन की किट नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने इस मुल्क को जो दिया है कोई और नहीं दे सकता, न किसी का बाप दे सकता है। जैसा भी होगा, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें अब सूली में चढ़ा दो, अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के केस में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वक्फ तरमीमी बिल। देखिए, रजा एकेडमी वाले जेल जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा कैसे पीछे रह सकते हैं। कोई भी मुद्दा हो, वो मुस्लिमों को सीधे सड़क पर ले आने की बात करते हैं। आपको सुनाते हैं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो मुसलमानों के साथ खुली दुश्मनी कर रहे हैं। अगर दुश्मनों के साथ तू खड़ा होगा तो तेरा भी इलाज किया जाएगा। जेल जाने के बाद सड़क पर उतरने की बात आपने सुन ली, लेकिन अब आपको एक ऐसे मौलाना साहब को सुनाएंगे जो विरोध करते करते अफ्रीका के जंगलों के अंदर तक चले गए। आप कलवे जब बात को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी, अफसोस की बात है, या तो उनको उनके जो एडवाइजर उन्होंने गलत बताया या उन्होंने जानबूझ के बोला, जबकि पूरा अभी चले जाइए, अभी हमने नोट किया है, ये विकिपीडिया से लिया गया है और AI में भी है। आयतुल्लाह खमैनी जी ने ईरान के इनकलाब लेकर आए, सबसे बड़े आलिम थे वो, उनका फतवा इस पे पूरे हवालों के साथ। सबसे ज्यादा दलितों को खतरा है, क्योंकि सबसे अब इसके बाद जो हमला होगा वो दलितों पर हमला होगा। जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि लड़ाई जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। अब इन्हें सुनिए। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। ये छोटे मदनी साहब हैं जो कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन यही बात सीनियर मदनी ने भी कह दी। आज से 4 से 5 महीने पहले मौलाना अरशद मदनी ने कैसे समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश की थी, अब ये आपको सुनाते हैं। औकाफ को हड़पना चाहते हैं। हमारी मस्जिदें इसी दिल्ली के अंदर 400-400, 500 साल की मस्जिदें हैं, जिसमें जमीयत उलमा का दफ्तर बना हुआ है। अब्दुल नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है। और कितनी मस्जिदें जिनके पास औकाफ, अल्लाह अकबर, लाखों करोड़ के औकाफ हैं। जौनपुर में जाकर के देखो कैसी मस्जिदें हैं, दिल्ली के कुर्बो जवार में देखो कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए
उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब ये प्रदर्शन किया जा रहा था मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, उस दौरान अरशद मदनी ने ये बातें कही थी। तो आपने देखा कि कैसे लड़ते लड़ते अरशद मदनी कहीं नहीं गए, उनके परिवार के लोग कहीं नहीं गए, लेकिन खालिद रशीद फिरंगी महली अदालत तक पहुंच चुके हैं। वो कानूनी लड़ाई की बात कह रहे हैं, सुनिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक शाहीन बाग दिल्ली में था, वैसा ही शाहीन बाग पूरे देश भर में होगा, लखनऊ में होगा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में होगा। क्या ऐसा भी है कि प्रोटेस्ट इस लेवल पे किया जाएगा? नहीं, अब ये तो पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगी कि इसमें क्या आगे की स्ट्रेटजी रहेगी। लेकिन बहरहाल अदालत के दरवाजे हम लोगों के लिए भी खुले हुए हैं और हम लोग को पूरा यकीन है कि अदालत से इस सिलसिले में इंसाफ मिलेगा। क्या इस मसले पर, विरोध करने के मसले पर क्या AMPLB में बातचीत हुई है कि कब बैठक बुलानी है और क्या स्ट्रेटजी? नहीं, अब ये बात डिसाइड नहीं हुई है। आज अगर राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसके बाद हम समझते हैं कि बोर्ड इस बात को बैठ के डिसाइड करेगा कि आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी। अब आपको मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दी की बात सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जरा देखिए। कि जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि JPC महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है। मुंबई जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने सीधे सीधे हर जगह शाहीन बाग बनाने की धमकी कैसे दी, अब आपको ये सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपने जितने भी मुस्लिम NGOs है, जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हमने जेलों को पहले भी अंग्रेजों के दौर में भी आबाद किया था, हम आज भी जेलों को आबाद करने की ताकत रखते हैं और हम रस्तों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अलग अलग दावे कर रहा है। सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस पर क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजुकेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम ये लड़ेंगे और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। अब आपको मौलाना SM यासीन को सुनाते हैं। इन्होंने वक्फ को अपनी सांसों से जोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए जीने मरने की बात है, सुनिए। ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। हम सब लोग उस पर नज़र लगाए हुए हैं। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी नज़र लगाए हुए है और इस बिल के आने के साथ ही जैसे ही उनका जो हुक्म होगा सबके लिए
उस पर सब लोग अमल करेंगे, सारे मुसलमान। अब जो स्थिति बन रही है, जाहिर है सबके बाद हम अदालत में ही जाएंगे। हम आपको लगातार वो बयान सुना रहे हैं जिसमें समाज में गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ को लेकर ओवैसी ने सरकार पर सीधा सीधा ऐलाने जंग का ऐलान कर दिया था। ओवैसी कैसे सरकार पर निशाना साध रहे थे, आपको ये सुनाते हैं। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। बैरिस्टर साहब यानी कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनके लिए एक रास्ता तैयार कर रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि ओवैसी के लिए बेकार किस्म के मुस्लिम कौन है। इस सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको ओवैसी का वो बयान सुना देते हैं जिसमें वो मुस्लिमों में भी अच्छा किस्म का मुस्लिम और बुरा किस्म का मुस्लिम बता रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए ये बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर आरोपों के तीर चलाते चलाते असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी को सदन में फाड़ दिया था और कहा कि इस बिल का मकसद सिर्फ मुस्लिमों को जलील और रुस्वा करना है, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है। ये सारी बातें ओवैसी साहब ने कही। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। बड़ा भाई बोले तो छोटा भाई कैसे चुप रह सकता है? अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ वाली बात दिल पर ले ली, उसे शरीयत और मुसलमानों की ईमान से कैसे जोड़ा, अब जरा ये देखिए। हमारे शरीयत को खत्म करने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़े क़यामत तक अपनी शरीयत पे कायम था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। हम सब कुछ लुटा देंगे, अपने जमीन को लुटा देंगे, अपने घर को लुटा देंगे, अपनी खेतियों को लुटा देंगे, अपनी इज्जतों को लुटा देंगे, अपनी इस्मतों को लुटा देंगे, अपनी आबरूओं को लुटा देंगे। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हमको लूट कर कमजोर कर देंगे, तो ऐना समझ लूट रहे जितना लूटना है, लेकिन तेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तू हमारे ईमान को लूट सकी। तुझे शिकस्त देगा और हमारा ईमान ही हमको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। अभी जितना सुना, अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मोदी सरकार पर और कैसे सीधा अटैक किया, वो आपको सुनाते हैं। कि वक्त के हुक्मरान
मिस्टर नरेंद्र मोदी को न भूख की फिक्र है, न प्यास की फिक्र है, न सड़क की फिक्र है, न रुपये की गिरती हुई कदर की फिक्र है, न रोजी रोटी देने की फिक्र है। अगर इनको सिर्फ फिक्र है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाए, उनके हुकूक को उनसे छीना जाए और किस तरीके से इन पे जुल्म ढाया जाए और किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत को पैदा किया जाए। एक मौलाना साहब हैं यासूब अब्बास, ये तो अदालत जाने को कैसे तैयार हो गए, आपको वो दिखाते हैं। सरकार से कहेंगे पुनः विचार करें, अगर पुनः विचार नहीं कर सकती है तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। पूरी तरीके से हम अदालत के दरवाजे खोल के अदालत जाएंगे और अदालत में जब संसद कानून बना दिया संसद ने तो फिर उसमें गुंजाइश कहाँ बचती है? ये देखिए पूरी कोशिश की जाएगी, इसलिए पुनः विचार की बात की जाएगी और पुनः विचार के बाद में जो भी कानूनी रास्ते हैं उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी ने बड़ी बात कही। उन्होंने इस बात को कैसे दलाल तक पहुंचा दिया, अब आपको ये सुनाते हैं। कई हिस्सों में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी मनाया जा रहा है इस बिल को पास हो जाने के बाद लोकसभा के, तो उसको किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद मोदी कर रहे हैं। दलाल हैं वो लोग जो हैं दलाली कर रहे हैं, कुछ टुकड़े मिल जाते होंगे वो लोग को। हर समाज में ऐसी होता है कि हम क्या हमारे समाज में नहीं थे क्या ऐसे लोग? हमारे समाज में ऐसे लोग, हमारे समाज में आपके समाज में ऐसे लोग थे। टीपू सुल्तान को मरवाने वाला कौन था? आप सोचिए ना, ऐसे बहुत लोग हैं। सपा सांसद बर्क इसके पीछे क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हम इस बिल को विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है और इस देश के अंदर विकास में रोधा उत्पन्न करने का काम है। तो याद रखना, ये बिल इतना खतरनाक है, हमारे सारे समाज को तोड़ने का काम कर रहा है और बिहार और खासतौर से आंध्र प्रदेश की जनता आपके सहयोगी दल को कभी माफ नहीं करेगी। इस बिल को वापस लेना चाहिए। इस बात की वाजिब चिंता है कि ये विधेयक नौकरशाही की ज्यादती को बढ़ावा दे सकता है, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में विश्वास कम हो सकता है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क थे, जिनको आपने सुना। अब आपको कांग्रेस सांसद को सुनाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोशित हैं। कहा कि कागजी पुर्जे नहीं है जो फाड़ दिए जाएंगे। इसके आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये जरा सुनिए। वो तारीख है, जहनों में रहना है, जिसे कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं ये बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है।